वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक जनरल क्वेश्चन जो अक्सर उठता है स्टूडेंट्स के मन में, लेकिन वो उसी सवाल के पीछे भागते रहते हैं, या फिर सोर्सेस तो कई सारे हैं लेकिन वो उसे रेफ़र नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, डिटेल में कभी नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि इसे पढ़ने से क्या होगा या ये जानने से क्या होगा, ये तो हम लोग बाद की चीज़ें बाद में देख लेंगे। लेकिन नहीं, आप जब तैयारी कर रहे हो, यहाँ मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज का जो सेशन है ये यूपीएससी के ऊपर बेस्ड है और आने वाले कई सारे सेशन जो है वो यूपीएससी पर ही बेस्ड होकर मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट से यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है और उसी के बाद ये मैं सेशन करूँ ये मैंने सोचा। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो तैयारी तो कर रहे हैं, कोई उनसे पूछता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मतलब क्या होगा इससे, तो बोलते हैं कि आईएएस हो जाएंगे। अरे भाई आईएएस तो हो जाओगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ आईएएस ही तो नहीं है यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इनमें जो ऑफिसर्स जो सेलेक्ट होके आते हैं उन्हें कई सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करी जाती है एज़ पर उनके जो मेरिट होता है, जो मेरिट लिस्ट निकलता है उनमें उनका क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से जो है फिर वो वैकेंसीज अलॉट होती है। सबको आईएएस नहीं हो जाता है, तो आईएएस के अलावा भी ऐसी कई सारी सर्विसेज है जिनमें कि उनका सिलेक्शन हो सकता है या होगा। तो इसी सवाल का आंसर देने के लिए और डीपली मैं समझाने के लिए, ताकि खुद से नहीं पढ़ पा रहे तो ये वीडियो, आज के वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में कवर कर दूंगा और बता दूंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, और किन किन सर्विसेज के अंदर में आपकी सिलेक्शन हो सकती है, आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। तो अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। और इस सेशन के बाद आई थिंक आपका जितना भी सवाल था या मन में जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी और स्टूडेंट्स हैं जो डीपली नहीं जाते हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों में, उनको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाए। तो सवाल है कि व्हाट इज़ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्या है, सीएससी। तो यूपीएससी के द्वारा हर साल जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है और कई सारे सर्विसेज होते हैं। तो ये जो कई सारे सर्विसेज है, इन सर्विसेज को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। दूसरा है ग्रुप ए सर्विसेज और तीसरा है ग्रुप बी सर्विसेज। पहला है ग्रुप ए सर्विस, पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर में कौन कौन से सर्विसेज आते हैं, तो इसमें 3 सर्विसेज आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में। एक आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आप आईएएस कहते हो। यूपीएससी का नाम सुनते ही सबसे पहला नाम आता है आईएएस का, ठीक है, लेकिन आईएएस के अलावा भी और कई सारे सर्विसेज हैं। दूसरा है आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। लेकिन इंडियन पुलिस सर्विसेज अगर कोई भरता है और किसी का सिलेक्शन होता है तो उसे इन कुछ क्राइटेरिया के अंडर में भी आना पड़ेगा, तभी जाकर उनका आईपीएस में सिलेक्शन होगा। पहला आई साइट, अगर कोई ग्लास पहनता है यानी कोई चश्मा पहनने वाला एस्पिरेंट है, ठीक है, कई सारे हैं, तो उन्हें परमिशन तभी मिलेगी या उनका सिलेक्शन तभी होगा अगर वो 6.00D के अंदर में आ रहे हैं। तो अप टू 6.00D नंबर होता है, उस ग्लास नंबर के अंडर में आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे ऊपर होता है तो फिर आईपीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर उनका कुछ सर्जरी हुआ यानी लैजिक सर्जरी अगर हुआ है तो भी उनको परमिशन दे दी जाएगी आईपीएस के अंदर में, और इसके अलावा कोई अगर अदर कोई सर्जरी हुई है तो उसमें आईपीएस के अंदर में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मेल एस्पिरेंट है, मेल स्टूडेंट है, तो उनकी चेस्ट की जो साइज़ है सेंटीमीटर के अंदर में 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल है तो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट की अगर हम बात करें तो मेल की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल है तो उनका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है।
आगे जो है वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो होता है IFS, इसमें थोड़ा सा आपको अलग कुछ देखने को मिलेगा। वो क्या है कि इनमें जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो तो कॉमन होता है, जैसा IAS के लिए होगा, IPS के लिए होगा, या फिर अदर जो भी सर्विसेज हैं यहाँ पे, उनमें प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो कॉमन होता है, लेकिन मेंस जो एग्ज़ाम होता है वो IFS के लिए सेपरेट कंडक्ट कराया जाता है। इनका अदर जो भी सर्विसेज है, IAS है, IPS है, इनका जो मेंस होता है, इनका मेंस कॉमन होता है, लेकिन IFS के लिए एक सेपरेट मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो इस मेंस एग्ज़ाम के पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। वो UPSC के द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है, काफ़ी पहले अनाउंस कर दिया जाता है, तो उस हिसाब से वो तैयारी एस्पिरेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो IFS एक ऐसा सर्विसेज है जिसके लिए प्रीलिम्स कॉमन होता है सभी सर्विसेज के साथ साथ, और सिर्फ मेंस जो होता है वो अलग से कंडक्ट कराया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसके अंदर में IAS का एग्जाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विसेज आते हैं। दूसरा जो है वो है ग्रुप A सर्विसेज। ग्रुप A जो सर्विसेज है उसके अंदर में कौन कौन से सर्विसेज आते हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे। पहला जो है वो IFS आता है। IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ध्यान में रखना है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आता हो कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज अगर भरेंगे तो क्या इसके लिए सेपरेट ग्रेजुएशन या फिर स्पेशल कोई ग्रेजुएशन या स्पेशल कोई सर्टिफिकेट या फिर फॉरेन लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ सकता है इसे अप्लाई करने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट नीड टू हैव स्पेशल ग्रेजुएशन इन दिस फील्ड और एनी सर्टिफिकेट फॉर फॉरेन लैंग्वेज टू अप्लाई। सिंपल आपका जो भी डिग्री है ग्रेजुएशन का, ठीक है, रिनाउंड जो भी ग्रेजुएशन कॉलेज है वहाँ से, तो नॉर्मली आप जैसे IAS के लिए फॉर्म भरते हो वैसे ही IFS आप भर सकते हो। कोई सेपरेट डिग्री की ज़रूरत या सर्टिफिकेट की ज़रूरत या फॉरेन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था। अगला जो है वो टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ सर्विसेज है। एक ही सर्विसेज है IRS यानी कि इंडियन रिवेन्यू सर्विस। अगर आपने इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज में आपका अगर सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको कौन कौन से दो विभाग में या 2 डिपार्टमेंट में आपका नौकरी लग सकता है। पहला कस्टम और एक्साइज में लग सकता है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लग सकता है। ठीक है, सेकंड है, अगला है कॉर्पोरेट रिलेटेड। कॉर्पोरेट से रिलेटेड अगर आपको इस सर्विसेज में आपको नौकरी लगती है, सिलेक्शन होता है, तो कॉर्पोरेट लॉ सर्विस यानी ICLS यानी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज के अंदर में आपको सिलेक्शन मिल सकता है, या फिर ITS यानी इंडियन ट्रेड सर्विसेज के अंदर में आपको सिलेक्शन मिल सकता है। आगे है अकाउंट्स से रिलेटेड। अगर अकाउंट से रिलेटेड अगर सर्विसेज में आपको सिलेक्शन होता है तो फिर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में हो सकता है, सिविल अकाउंट्स में हो सकता है, रेलवे अकाउंट्स में हो सकता है, डिफेंस अकाउंट्स में हो सकता है, पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस में हो सकता है। अब मन में सवाल आता होगा कि क्या इसके लिए भी कोई सेपरेट डिग्री की ज़रूरत हो सकती है? तो नहीं, इसके लिए भी कोई सेपरेट नीड नहीं है। अगर आपको BCom CA या MBA होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आपका जो भी डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप इसमें भर सकते हो और आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, अगला अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपका पोस्टल सर्विसेज के अंदर में हो सकता है, सर्विस के अंदर हो सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर में हो सकता है, IIS इंडियन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपका रेलवेज में अगर होता है UPSC के द्वारा तो फिर ट्रैफिक सर्विस में आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर्सनल सर्विस में हो सकता है, फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में हो सकता है। ठीक है, एक और आता है ग्रुप A सर्विसेज के अंदर में डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस से रिलेटेड अगर सर्विसेज में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है, इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर डिफेंस स्टेट सर्विस में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज थी जो कि ग्रुप A के अंदर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप B सर्विसेज। ग्रुप B सर्विसेज के अंदर में कौन कौन से सर्विसेज आते हैं और कहाँ कहाँ आपका इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है या सिलेक्शन आपको कहाँ होगा? तो इसमें आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर 2 विभाग है, डैनिक्स और डैनिप्स। डैनिक्स क्या है? डैनिक्स का मतलब होता है सिविल सर्विस में आपका सिलेक्शन हो सकता है, और डैनिप्स यानी कि पुलिस सर्विस में।
लास्ट का जो ये पी और लास्ट का जो ये CS है, ये है सिविल सर्विस, ठीक है, डैनिप्स और डैनिक्स। तो इसमें आपका दिल्ली हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, इन्हीं जगहों में आपका जो है आपका सिलेक्शन होगा और इन्हीं जगहों में आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो अगर इन्हीं जगहों में अगर आपका सिविल सर्विस में होता है तो आप डैनिक्स के अंदर में आ जाते हो, इन्हीं जगहों में अगर आपका पुलिस सर्विस में होता है तो डैनिक्स में आ जाते हो। तो डैनिक्स और डैनिप्स आपको पता होना चाहिए। और ये ग्रुप बी सर्विसेज एक सेपरेट रखा गया पौंडीचेरी के लिए। पौंडीचेरी के अंदर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें भी सिविल सर्विस में हो सकता है और या फिर पुलिस सर्विस में हो सकता है। पौंडीचेरी में अगर हो गया तो पौंडीचेरी में ही आपका होगा। और ये 3 तरह के सर्विसेज में बांट दिया गया, ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस। क्लियर हो गया, पता हो गया डैनिक्स डैनिप्स क्या है, पता हो गया, ठीक है। तो इन जितने भी सर्विसेज है इनमें आपको सिलेक्शन पाने के लिए 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, पता है, क्लियर हो गया। 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स में सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो आपको मेंस में अपीयर होने का मौका मिलता है। मेंस में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप इंटरव्यू तक जाते हो, ठीक है, पहुंचते हो। इंटरव्यू भी अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर, आपके मेरिट के आधार पर ही और आपके प्रेफरेंस के आधार पर ही, अगर आपने प्रेफरेंस भरने को मिलता है, अगर आपने प्रेफरेंस भरा है, IAS प्रेफरेंस भरा है, IFS प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपने IFS भर दिया फॉरेस्ट सर्विस, या IFS भर दिया फॉरेन सर्विस, या जितने भी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं उसमें से आपने कुछ प्रेफरेंस भरा है और आपका मेरिट लिस्ट उस आधार पर है, तो आपको प्रेफरेंस और मेरिट के आधार पर और आप जो भी वैकेंसीज हैं उसके आधार पर आपका अलॉटमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से UPSC का एग्ज़ाम होता है। ये सारी सर्विसेज हैं और इन सभी सर्विसेज के आधार पर आपका अलॉटमेंट होता है, आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो सवाल था कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्या है, तो ये सिर्फ IAS नहीं है, IAS के अलावा भी कई सारे सर्विसेज हैं, पता होना चाहिए। एज ए UPSC एस्पिरेंट, एज ए UPSC स्टूडेंट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें मैं एक और टॉपिक कवर करूँगा, ठीक है। तैयारी से पहले भी बहुत सारी तैयारी होती है UPSC के अंदर में, ठीक है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सब जानने की क्या ज़रूरत है, अरे तैयारी तो करवाओ, लेकिन नहीं, UPSC की तैयारी करने से पहले भी बहुत सारी तैयारी होती है और जो पहले की तैयारी होती है ये अगर मजबूत हो जाएगी तो आने वाला जो तैयारी है, जो सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ोगे, आपको उसमें दिक्कत कहीं भी नहीं आएगा। तो UPSC से तैयारी जो से पहले सिलेबस तक की जो जानकारी है आपको पता होना चाहिए, क्या एग्ज़ाम होता है, कौन कौन सी सर्विसेज है, क्या एज लिमिट है, और सिलेबस भी मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस करूँगा। एक क्लास में हो, 2 क्लास में मैं डिस्कस करूँगा आने वाले सेशन में सिलेबस को भी, ताकि आपको हर चीज़ डिटेल में पता हो। इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करूँगा कि मिनिमम एज और अटेम्प्ट लिमिट क्या होती है UPSC के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज 21 ईयर्स होती है, मिनिमम 21 ईयर्स के होने चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। और मैक्सिमम एज जो है, ठीक है, मिनिमम एज तो सबके लिए कॉमन है 21 ईयर्स, और मैक्सिमम एज जो है वो कैटेगरी के आधार पर डिसाइडेड है। अगर आप जनरल कैटेगरी के में आते हो या फिर क्रीमी OBC के अंदर में आते हो तो फिर आपका जो मैक्सिमम एज है वो 32 होगा और जो अटेम्प्ट लिमिट है वो 6 बार आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो या फिर क्रीमी OBC के अंदर में आते हो तो आप 32 ईयर मैक्सिमम एज और अटेम्प्ट लिमिट 6 है। नॉन क्रीमी OBC में आते हो तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 है और मैक्सिमम अटेम्प्ट लिमिट जो है वो है 9 है, ठीक है। अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हो, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर में आते हो, SC ST में आते हो, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 37 है और अटेम्प्ट लिमिट्स जो है वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट लिमिट्स, यानी 37 के ईयर्स में आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट लिमिट्स, अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर आप PH में आते हो, PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कैटेगरी में आते हो तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 42
सॉरी मैक्सिमम जो एज लिमिट है 42, अटेम्प्ट जो लिमिट है वो 9 से लेकर इनफाइनाइट या अनलिमिटेड तक ये वेरी करता है। किस आधार पर वेरी करता है वो देख लेते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो है डज नॉट प्रोवाइड रिलैक्सेशन इन एज, अटेम्प्ट्स और फीस फॉर द ईडब्ल्यूएस। हाँ, अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो इसमें ये इसे जनरल कैटेगरी के अंदर में ही समझिए आ जाता है। ये ईडब्ल्यूएस भी समझिए अगर है तो वो भी जनरल कैटेगरी में ही आ जाता है, और ये या फिर क्रीमी ओबीसी में ही आप समझ लो, जनरल में ही समझ लो, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल कोई अदर कोई एज अटेम्प्ट लिमिट्स नहीं, इसमें भी सेम 32 साल ही है और 6 लिमिट है। ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड में अगर जनरल या ओबीसी के अंदर में अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड में है तो उसमें 9 अटेम्प्ट लिमिट जो है वो 9 होगा। ठीक है, अटेम्प्ट लिमिट क्या होगा 9 होगा। एज लिमिट 42 होगा मैक्सिमम, लेकिन अटेम्प्ट का जो लिमिट है वो 9 होगा। SC ST के अंदर में अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसमें अटेम्प्ट लिमिट जो है वो अनलिमिटेड होगा टिल अपर एज, यानी 42 के एज तक वो अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट दे सकता है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल के अंदर में अगर कोई आता है या फिर एक्स सर्विसमैन है, उसे एक्स्ट्रा 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जनरल के अंदर में हो तो उसे 32 + 5 होगा, नॉन क्रीमी के अंदर हो 35 + 5 होगा, SC ST के अंदर में हो 37 + 5, इसी तरह सब में +5 ईयर्स का उसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको? एक्स सर्विसमैन हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल हो। Although their attempts depends on category, लेकिन अटेम्प्ट जो है वो कैटेगरी के आधार पर होगा। एग्जाम्पल जैसे जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल नॉन क्रीमी लेयर होगा ओबीसी का, तो उसके अंदर में उसे सिर्फ 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, लेकिन एज लिमिट जो है वो 35 + 5 हो जाएगा। ठीक है। अटेम्प्ट्स सेम रहेंगे, सिर्फ एज जो है उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का और ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। क्या है, सिर्फ ऊपर ऊपर पता होता है, डीप में पता होना चाहिए कि जनरल और क्रीमी ओबीसी में भी 2 है, क्रीमी नॉन क्रीमी। अगर क्रीमी में है तो वो जनरल कैटेगरी की तरह ही है, नॉन क्रीमी है तो उसे एक्स्ट्रा फायदा है, SC ST है तो उसका क्या है, PH है तो उसमें 42 है, लेकिन एज लिमिट्स जो है अटेम्प्ट लिमिट्स जो है उसमें वेरिएशंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा कि कौन कौन सी सर्विसेज कंडक्ट कराई जाती है यूपीएससी के द्वारा, एज लिमिट्स क्या है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, अटेम्प्ट लिमिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जानी। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, काफ़ी मदद मिलेगी आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें ना सर्विसेज के बारे में डिटेल में पता है, ना एज लिमिट्स के बारे में डिटेल में पता है, ना ही सिलेबस डिटेल में पता है। बहुत लोगों को तो सिलेबस पता ही नहीं है, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा तैयारी नहीं कीजिए। यूपीएससी का तैयारी करने से पहले भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, जो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो तैयारी आपने कर ली तो आपका रास्ता जो है, आधा रास्ता आपने ऑलरेडी पार कर लिया, आप समझ लीजिए, अगर आपने सिलेबस ध्यान से पढ़ लिया, इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया। ठीक है। तो आने वाले सेशंस में मैं और सिलेबस को डिस्कस करूंगा, काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक सेशन में मैं प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा काफ़ी डिटेल में, और कौन कौन से चीज़ों को रिफ़र करके पढ़ना है आपको वो भी बताऊंगा। और आने वाले सेशन में मैं मेंस का सिलेबस भी कवर करूंगा, और फिर इस तरह से हम लोग अपनी पढ़ाई को भी शुरू करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, काफ़ी मदद मिली होगी। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और लाइक बटन को आप प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के कुछ हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और अपनी तैयारी को मजबूत बना के रखिए। ठीक है। अगल बगल किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको पाना है, तो अपनी सुने और अपना तैयारी खुद करें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।